तो आज हम देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें तीन अनुच्छेद हैं, 29, 30 और 31। तो 31 जो है वो निश्चित है, जो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में है, और अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में बताता है। तो ये दोनों जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30 जो है, उनकी व्याख्या हम एक साथ करते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में जो संबंधित प्रश्न है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से ही पूछे जाते हैं, तो इस विषय से संबंधित होते हैं। तो इन दोनों अनुच्छेदों की व्याख्या हम एक साथ करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्न जो है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इस विषय से। तो देखिए कि पहला प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि आप संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की व्याख्या कीजिए, अनुच्छेद है ना 29 और 30 भारतीय संविधान के संदर्भ में, या फिर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के संदर्भ में समझाइए, या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है उसकी भारतीय संविधान के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। या प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के उन प्रावधानों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा भाषा, धर्म तथा संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक कहे जाने वाले लोगों को विशेष संरक्षण मिला हुआ है, तो इसकी व्याख्या कीजिए। निर्णीतवादों के संदर्भ में भारत है ना, निर्णीतवादों के सहायता से भारतीय संविधान के संदर्भ में। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक हितों और अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो भारत के संविधान के भाग 3 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो विषय है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30 इनकी व्याख्या करनी है। तो अब देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शैक्षणिक हितों तथा अधिकारों के संरक्षण को प्रदान करने के लिए क्या उपबंध करता है, तो अनुच्छेद 29 और 30 का उपबंध करता है, तो जिसको हमने देखा है। तो देखिए अनुच्छेद मतलब देखो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कैसे, तो हितों का जो संरक्षण है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 29 में। तो इसमें देखिए कि भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के लिए किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और खंड 2 में राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखिए कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक को जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 में बताया गया है आपको। तो यहाँ पे जो खंड 1 है वो क्या बोलता है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। खंड 1 खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। और खंड 2 जो है वो बताता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित है, तो 44th अमेंडमेंट से निरसित कर दिया गया। अब यहां पे आप ये देखिएगा कि जो 1 क है ये आपको संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 4 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो अब हम इस
की व्याख्या देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसकी व्याख्या। तो देखिए कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में क्या संबंध है, इन संबंध जो है इसकी चर्चा करेंगे हम। अनुच्छेद 29 और 30, तो देखिए कि ये जो दोनों अनुच्छेद हैं ये उपबंध एक दूसरे से संबंध, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 29 एक अल्पसंख्यकों को अपनी सुभिन्न भाषा, ठीक है, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का मूल अधिकार प्रदान करता है, और उसे वे अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करके और उनका प्रबंध करके ही सुनिश्चित कर सकता है। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का यह अधिकार उसको किसमें मिला है? अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो ये जो है वो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 30 जो है वो क्या करता है कि प्रदत्त अधिकार जो नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 29 जो है वो क्या है, केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। तो 29 जो है वो केवल नागरिकों को, और जो 30 है वो सभी को प्राप्त, नागरिकों और अनागरिकों दोनों। अब कुछ यहाँ पे न्यायालयीन दृष्टिकोण देखते हैं हम, दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं इसके उपबंध। तो देखिए एक केस था आपका बंबई राज्य वर्सेस बंबई एजुकेशन सोसाइटी। नोट कर लीजिएगा इसको, ये 1954 का केस है, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 561। तो देखिए इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि राज्य सरकार का एक आदेश था जिसको रद्द कर दिया, कि जिसके द्वारा अंग्रेजी न जानने वाले को अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश देने से रोक दिया गया था, कि जिनको मतलब जो अंग्रेजी का ज्ञान जिनको नहीं है उनको स्कूल, अंग्रेजी स्कूल जो थे उसमें क्या कर दिया गया था, प्रवेश देने से रोक दिया गया था, ठीक है। अब क्यों रोका गया था, कि देखिए ये रोक जो थी वो भाषा के आधार पर थी, है ना। तो यहाँ पे जो आधार था, ये रोक लगाने का जो प्रतिबंध लगाया गया था वो भाषा के आधार पर था, और ये किसका उल्लंघन करता था, ये 29(2) के अंतर्गत वर्जित। तो 29(2) का जो प्रावधान आप देखेंगे कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, तो ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट का तो इसका क्या कर रहा था, ये जिसको वर्जित किया गया है, ठीक है, उसी के आधार पे विभेद किया गया था, इसीलिए इस आदेश को रद्द कर दिया गया। अब उसके बाद एक केस आप देखिए, DAV कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये है आपका 1971 का केस है, रेफरेंस है AIR 1971 SC 173। देखिए इस मामले में न्यायालय ने क्या बोला कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार में शिक्षा के माध्यम के विकल्प का अधिकार भी शामिल है। यह कॉलेज क्या कर सकता है, आर्य समाजी जो थे उनकी एक संस्था द्वारा स्थापित किया गया था और प्रशासित किया जाता था, किंतु पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध एफिलेटेड होने के कारण जब विश्वविद्यालय ने अगले सत्र के प्री यूनिवर्सिटी तक विज्ञान के लिए भी पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में शिक्षा और परीक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में अनिवार्य घोषित किया, तब याचिकाकर्ता कॉलेजों ने उस आदेश को चुनौती दी। तो न्यायालय ने अवलोकित किया कि ऐसा आदेश याचिकाकर्ताओं को अपनी रुचि की लिपि बनाए रखने और अपनी संस्थाओं को प्रशासित करने के अधिकार का प्रत्यक्षतः उल्लंघन करता है, इसीलिए इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो ये था आपका DAV कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 का केस। अब इसी संदर्भ में अगला जो केस है वो देखिए, अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद सेंट
जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये है आपका 1974 का केस, AIR 1974 SC 1389। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 30 जो है वो राज्य को अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की श्रेष्ठता को और अच्छे प्रशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से विनियम बनाने से नहीं रोकेगा। ठीक है, तो वो अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए, उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए अगर वो विनियम बनाते हैं तो राज्य उनको क्या करेगा, नहीं रोकेगा। तो इस प्रकार का राज्य निर्बंधन नहीं लगा सकता है कि वे विनिमय न कर सके। लेकिन जो चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है कि वो अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए करें, वो विनियमन करें। अब उसके बाद एक केस है आपका गांधी फेलोआम कॉलेज, फैजेआम, गांधी फैजेआम कॉलेज वर्सेस आगरा यूनिवर्सिटी। ये है आपका 1975 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के एक स्टैट्यूट की धारा जो है, धारा 14A को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और सॉरी, को संवैधानिक घोषित किया था ना, ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा अपीलार्थी कॉलेज पर उसकी विश्वविद्यालय से संबद्धता, एफिलिएशन के लिए यह निर्बंधन अधिरोपित करता था कि कॉलेज की प्रबंध समिति में प्रिंसिपल तथा उसके वरिष्ठ अध्यापक को शामिल किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने इस धारा को संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक समुदाय के मूल अधिकार का उल्लंघन माना था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विश्वविद्यालय से संबद्धता उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा है, जिसके साथ वह शर्त, वह कुछ शर्तें जो हैं वो लगा सकती हैं। कॉलेज के शासी निकाय में प्रिंसिपल और वरिष्ठ अध्यापक का शामिल होना प्रशासन को समुन्नत बनाने में सहयोग करता है, उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए सहयोग करता है। अतः जो स्टैट्यूट की धारा 14A है, से अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशासन के अधिकार को कोई आघात नहीं पहुंचता है, और यह निर्बंधन जो है अनुच्छेद 30 की भावना के अनुकूल है, इसीलिए ये क्या है, संवैधानिक है। तो इस प्रकार का जो प्रावधान किया गया था कि प्रबंध समिति में क्या है, प्राध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक जो है वो शामिल होंगे, मतलब प्रिंसिपल जो है वो शामिल होंगे, वो उचित था। अब एक केस है आपका एन अहमद वर्सेस मैनेजर इंजाय हाई स्कूल। ये है आपका 1998 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या भी निर्धारित किया कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था में प्रबंध का भी अधिकार है, जिसमें किसी भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति को अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति के लिए चुनने का अधिकार सम्मिलित। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि जो शिक्षा संस्थान है वो अर्हता प्राप्त व्यक्ति को ही प्रिंसिपल बनाएगा, ये ऐसा विनियमन जो है वो कर सकता है। तो ये भी कहा है, ये जो नियम बनाना है वो क्या है, उत्कृष्टता को बरकरार रखने के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आ, आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं, अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण को भाग 3 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के शीर्षक के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 हैं। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में, और अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में को बंद करता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो अधिकार है वो समझ में